हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन चालू करते हैं। कुछ प्रश्न छूटे हुए थे, कल मैंने थोड़ा ही प्रश्न करवाया था आप लोगों को, केवल 25 ही प्रश्न करवाए थे। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, पूरे प्रश्न को देखते हैं। कल थोड़ा सी तबीयत डाउन थी, इसलिए आज उसका पूरा कवर करेंगे। तो फास्ट में चलेंगे पूरे। आज हम लोगों को 35 प्रश्नों की श्रृंखला मिलेगी देखने को। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है। चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियाँ को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। यह कह रहा है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम यानी कि प्रत्येक क्रिया के अधिगम की स्थिति में प्रति वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो वातावरण जैसा होगा तो पढ़ाई वैसे ही अच्छी होती है। तो वातावरण में बच्चे हम काफ़ी सीखने को भी मिलता है बच्चों को। तो चलिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के नाम से? तो आंध्र प्रदेश की बात कर रहा है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। किसमें? स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता था। इसमें कहा गया था कि बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन पूरे भारत में चल रहा था। इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला। वह स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया था। क्या कहाँ पर चला था? तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यह आंदोलन पूरे भारत में चला था। कब चला था? पूरे भारत में चला था। और कहाँ चला था? इसी दौरान यानी कि इसी दौरान जब हमारे यहाँ बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसी दौरान आंध्र प्रदेश में आपको क्या चलाया गया था? एक वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। किसके नाम पर चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन के ही रूप में चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? वंदे मातरम। जो आंध्र प्रदेश के लोग थे उन्होंने चलाया था वंदे मातरम। और अपने यहाँ क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन के ही देखी यानी कि रूपरेखा के ही तौर पे समझ लीजिएगा। रूपरेखा थी उसकी, उसी को देखकर वहाँ पर चलाया गया था क्या? वंदे मातरम आंदोलन। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच का सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। किसने किया था? ताराबाई शिंदे, रामसुंदरी देवी, पंडिता रमाबाई या बेगम रुकैया? तो किसने किया था? तो विदुषी के स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों का आलोचन ताराबाई शिंदे ने किया था। किसने किया था? तो ताराबाई शिंदे ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? तो जन सामान्य की शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू किया था। किस लिए? भारतीय कंपनियों को सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए किया था। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो ब्रिटेन की बात कर रहा है कब की? 19वीं सदी में ब्रिटेन में के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ था? तो भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। तो यही आंदोलन क्या हुआ था? यही में परिवर्तन हुआ था कि भारत और ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी?
तो अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता, रैयतवाड़ी समझौता या महालवाड़ी समझौता। तो किसके बारे में कह रहा है? भू राजस्व में कौन से समझौते में राजाओं के तालुकादारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी? तो अस्थाई समझौता के रूप में दिया गया था। पहला ऑप्शन सही है। कब दिया गया था? तो 1793 ईस्वी में दिया गया था। किसने दिया था? गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई भू राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर भाग लिया था? फैजाबाद में, इलाहाबाद में, कानपुर में या लखनऊ? तो आप लोगों को पता होगा कि बेगम हजरत महल थी कहाँ की? लखनऊ की थी। वो लखनऊ की थी। क्या लखनऊ में जो इमामबाड़ा है वहीं पर उनका था, उन्हीं के नाम से क्या हुआ है? बेगम हजरत महल थी। कब चलाया गया था? तो आप लोगों को पता है यहाँ पे 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की थी। कब किया था? तो 1857 में किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। कहाँ पर किया था? लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत किया था बेगम हजरत महल ने। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का स्थानांतरित किया गया था? 1861 का अधिनियम या 1868 का अधिनियम, या कह रहा है 1833 का अधिनियम, या कह रहा है 1858 का अधिनियम? तो कब कह रहा है? 1858 का अधिनियम कह रहा है। किसके विरुद्ध था? तो 1858 का अधिनियम के विद्रोह में फलस्वरूप 1858 ईस्वी में एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन के संचालन का कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था। क्राउन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य चलाने लगे। कब की चलाने लगे थे? 1858 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन असम में पाई के निम्नलिखित में से क्या थे? पानी लाने वाले या अनिवार्य सेना के सदस्य थे, बलात् मजदूर थे या बागान में काम करने वाले मजदूर थे? अनिवार्य सेना के सदस्य थे। कौन? मध्यकालीन में असम के पाइक। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? तो मणिग्राम और नानदेशी चोल शासक की प्रशासनिक इकाइयाँ थी। ब्राह्मणों और ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव थे, या चोल काल के प्रसिद्ध शहर थे, या दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे? तो मणिग्राम और नानदेशी क्या थे? दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आ रहा बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो आप लोगों को यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं प्रश्न को। पहले नीचे कुछ स्थानों पर वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहाँ अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। तो यह कहाँ से संबंधित है? अब प्रश्न पढ़ लिया, आगे बढ़िए। पहले स्थान का नाम एक तरफ होगा, एक तरफ वर्तमान काल। अब इसमें मैच करने वाला है, तो कौन सा मैच होगा ये पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि चिनाद स्थान का पूरा नाम देखिएगा। चिनाद कहाँ का है? तो चिनाद है बिहार का। कहाँ से संबंधित होगा? चिनाद बिहार से होगा। कोल्ड रवा उत्तर प्रदेश का है। और बुर्ज होम कहाँ पर है? तो बुर्ज होम है कश्मीर में। आप लोगों को पता होगा जो बुर्ज खलीफा ऐसा कुछ करके है ना वहाँ पर, तो बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में है। और हाल्लूर कहाँ पर है? तो हाल्लूर है आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ पर ऑप्शन निकालिएगा कि कहाँ पर कौन सा जोड़ा मैच कर रहा है। तो कौन सा जोड़ा मैच कर रहा है यहाँ पर? तो पूरा देख लीजिएगा कि पहले का किसमें? चौथे में हो रहा है। पहले का चौथे में हो रहा था, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? थर्ड ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं।
सरांग वेद में गंगा और यमुना नदी का बार बार नाम आया है कि कहाँ पर आया, कितनी बार आया? तो सरांग वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम आया है। कब आया है? एक बार केवल आया है। आप लोगों को पता होगा कि सरांग वेद में गंगा सबसे ज़्यादा, सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा वहाँ पर नाम आया है। किसमें? सरांग वेद में सबसे ज़्यादा सरस्वती की नदी और यमुना नदी के बारे में बात किया गया है। गंगा नदी के बारे में वहाँ सरांग वेद में बहुत ही कम, केवल एक ही बार नाम आया है। किसमें? गंगा नदी में। तो चलिए, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी, इसीलिए आप लोगों को पता है कि वैदिक काल में सरस्वती नदी का सबसे ज़्यादा वहाँ पर महत्व था। उस समय सरस्वती ही नदी सबसे ज़्यादा पवित्र मानी जाती। जैसे कि इस समय में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उस समय में सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है। अब सरस्वती नदी का कहीं अता पता नहीं है, केवल नाम मात्र के लिए रह गई हैं। तो कहीं से मिलती हैं, वहीं पर कहीं संगम में इकट्ठा होती हैं, पर वहाँ का पानी सरस्वती नदी का नहीं दिखता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म दोनों में है? तो मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। तो किसमें? अधिक पाने के निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। बिल्कुल गलत बात है। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से, अब प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथा कथित निम्न जातियों से नहीं। तो किसने कहा है? कमेंट करिएगा। ज्योतिबा फुले ने कहा है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसने कहा है? ज्योतिबा फुले ने। यहाँ पर प्रश्न बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। टाइम बहुत हो रहा है, तो आप लोग फटाफट से इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अब अगला देखिएगा। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? तो किसने कहा है? शाहजहां ने। शाहजहां को पता होगा कि आप लोग स्थापत्य कला के लिए सबसे ज़्यादातर शाहजहां माने जाते थे। चित्रकला के लिए कौन माने जाते हैं? जहांगीर माने जाते हैं। और युद्ध में जजिया कर वगैरह सब कुछ समाप्त करने वाले, हिंदू और सबको एक समान रूप से देखने वाले कौन थे? अकबर थे। ये तीनों लोग थे ऐसे हैं जिनके बारे में बार बार प्रश्नों में आता है कंपटीशन में। और औरंगजेब सबसे खूंखार था, इसलिए औरंगजेब का नाम बहुत कम आता है। तो शाहजहां द्वारा आता है, उसका भी नाम आता है, हर प्रश्न में उसका भी नाम आता है, पर ज़्यादातर स्थापत्य कला के लिए, चित्रकला के लिए, चित्रकला के लिए शाहजहां, चित्रकला के लिए जहांगीर को माना जाता है, शाहजहां को स्थापत्य के लिए माना जाता है। सबको एक समान जाति में देखने वाले कौन थे? तो अकबर थे। क्लियर? आगे बढ़िए। प्रजा में संतोष, बेहतर शासन में सहायता करना क्या था? दीवाने आम बनवाने का सबसे प्रमुख संदर्भ था। आगे देखते हैं। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निम्नलिखित निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे? कौन नहीं बन सकते थे? तो वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत में उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? तो ग्राम भोजिका क्या है? राजा ने उसकी कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो कौन से करती है? रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है अपाचे को क्रो निम्नलिखित में से क्या है? तो अपाचे का क्रो क्या होता है? उत्तरी अमेरिका के कबीले से है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का उदाहरण है?
कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग या खाद्य तेल उद्योग। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो भूमध्य क्षेत्र को कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नींबू, संतरा आदि का विश्व में सबसे ज़्यादा रसीले फलों का निर्माण होता है। किस क्षेत्र में? तो भूमध्य क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? तो कौन सा करता है? ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं। समुद्री धाराओं का क्षेत्र उच्च ज्वारीय क्षेत्र, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेरित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? तो कौन परिवर्तित करता है? मैंने आप लोगों को बताया, समताप तापमंडल। कौन होगा? तापमंडल होगा। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आयन मंडल के नाम से। अगला है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। कब बिगड़ जाता है? जब निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहता है। तो क्या होता है? पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषकीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है बिल्कुल कैसा प्रश्न है? तो जैसे दो शहर यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित हैं, तो इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होता है? तो कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। अगर यन एम ग्रीनविच के क्रमशः पर 15 डिग्री तथा 15 डिग्री पश्चिम तथा पर स्थित हैं तो 2 घंटे का समय होता है। अगला प्रश्न है संविधान से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अस्पृश्यता का अंत होगा किसमें? आर्टिकल 17 में। 15 में है क्या? धर्म, मूल जाति के लिंग भेद पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 21 में है क्या है? वाक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार 19 में है। तो अस्पृश्यता का अंत किस में है? 17 में है। आगे बढ़िए, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? गरीबी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न बहुत तेजी में हम चल रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? किसके बारे में कह रहा है? पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल है सही। ये रहे आज के टॉप 35 प्रश्न जो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।